तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स चैप्टर। तो आपको मैं रिडॉक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड मल्टीपल्स करवाऊंगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको जितने भी एमसीक्यूज जो करवाने वाला हूं उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ये सभी हम एमसीक्यूज करेंगे। आप एक बार इनकी स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अपने आप से इन क्वेश्चंस को करके देखें और उसके बाद जो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा वो फिर आप उसके बाद सुनना। तो पहले अपने आप से जरूर ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चन को करने के बाद ना जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आप लोग का तैयार हो जाएगा। जब मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं होगा कि जस्ट मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मैं बेसिकली उसमें आपको ये समझाऊंगा कि आप लोग उसमें क्या नहीं सोच पाए या आपको उसमें सोचना क्या चाहिए था, मतलब आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए उस क्वेश्चन को करते हुए। ठीक है, तो वो चीज भी मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज रिडॉक्स चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, और फर्स्ट क्वेश्चन इज when acidified potassium dichromate solution is added to SN2 positive salt, then SN2 positive changes to। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम डालते हैं SN2 पॉजिटिव सॉल्ट में, तो SN2 पॉजिटिव कौन से कंपाउंड में, कौन से सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये बात तो क्लियर है कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है हम लोग जानते हैं कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ओरो को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। बट यहां पे हमने ओरो को देखना है कि ओरो को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब जो ओरो के इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दे। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर है, SN2 पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो या तो SN3 पॉजिटिव बनेगा या SN4 पॉजिटिव बनेगा। तो ये बात तो क्लियर, इसका आंसर या तो बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए। ये दो की तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली बात क्लियर हुई, क्योंकि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ओरो को ऑक्सीडाइज करवाएगा, मतलब ओरो के इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो ऑप्शन तो एकदम गलत हो गए, क्योंकि ये तो गेन करने से बनते हैं। नाउ अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा। तो स्टूडेंट्स, या तो आप कहोगे सर क्या इसको याद करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा बनेगा। नहीं, जहां तक कंसेप्ट्स हो सकते हैं उनको अप्लाई करो। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये टिन जो है वो कौन सी फैमिली का मेंबर है। आपको पता है ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, ग्रुप नंबर 14, जिसकी हम लोगों ने ट्रिक की हुई है याद करने के लिए, लाइक कजन, सिस्टर, जी, सुनाओ, प्रॉब्लम, है ना। इस ट्रिक से हमें वो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड याद हो जाते हैं। ग्रुप नंबर 14, आपको पता है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 लूज कर सकता है। तो बेटा अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इनके ऊपर चार्ज कौन सा आना चाहिए, +4। तो ये +4 में स्टेबल होते हैं, इसलिए अगर वो उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो SN2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए बेटा इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सी, SN4 पॉजिटिव। एक बात मैं बता दूं, अगर यहीं पे लेड होता ना तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता। आप लोग को याद होगा एक इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड 4 पॉजिटिव में नहीं होता, बस एक लेड ही 4 पॉजिटिव में स्टेबल नहीं होता। तो वो फिर कभी हम पढ़ेंगे इन इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अभी इसका जो जवाब था वो क्या था, सी। क्या अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर इज। आपको ना कुछ पेयर दे रखे हैं और आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा पेयर है जो इकट्ठा रह सकता है। अगर आप उन दो केमिकल्स को मिक्स करके रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं ऐसा ना हो ना उनके बीच में आपस में रिएक्शन हो जाए। अब ये बात कैसे पता चले। अब आपको कि सर हमने तो कभी लैब में ये केमिकल्स की आपस में रिएक्शन ही नहीं की हुई। तो जो स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि आपको लैब में जाना है। ठीक है, आप एक कंसेप्ट लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब क्या कंसेप्ट लगता है वो देखते हैं। FeCl3 SnCl2, आपने बस ये देखना है कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होने चाहिए। अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपस में रिएक्ट पक्का कर जाएंगे। ठीक है, पहले तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, औरों को करते ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस, मतलब खुद क्या करे, इलेक्ट्रॉन को गेन।
और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो और को करते रिड्यूस और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव है ए ऑप्शन में, और Sn के ऊपर 2 पॉजिटिव है। आपको पता है Sn 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, अभी अभी हम लोगों ने किया था। ग्रुप नंबर 14 का मेंबर है, 4 पॉजिटिव में स्टेबल होगा। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ओके, और आपको पता है आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 पॉजिटिव बन सकता है ना। इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब एक गेन करने वाला है और एक लूज करने वाला है, मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये दोनों को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, आपस में रिएक्शन हो जाएगी। बी ऑप्शन में देखते हैं, Hg के ऊपर 2 पॉजिटिव है। आपको पता है Hg के ऊपर पॉजिटिव भी होता है, इसको ऐसा लिखते हैं वैसे तो, Hg के ऊपर पॉजिटिव भी होता है। और Sn जो है 2 पॉजिटिव से आपको पता है कि 4 पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो लूज करने वाला है और एक गेन करने वाला है। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन पे आते हैं, Fe2 पॉजिटिव, Sn2 पॉजिटिव। ये 4 पॉजिटिव बन सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। आपको बताना ये 3 पॉजिटिव ही बन सकता है। इसका मतलब ये भी तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज ही तो कर रहा है। इसका मतलब दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यस, इन दोनों को इकट्ठा रखा जा सकता है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को इंटरफियर नहीं करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट सोच के वो क्वेश्चन हो जाएगा। अब डी ऑप्शन आप अपने आप से ट्राई कीजिए, जरूर इसके अंदर एक गेन करने वाला होगा और एक लूज करने वाला होगा। बस आपको मैं हिंट दे देता हूं, Ki में आपने आयोडीन को देखना है, और Fe में, इस FeCl3 में आपने Fe को देखना है। क्लियर बेटा? तो इसलिए सी ऑप्शन को आप इकट्ठा रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज विल नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ओजोन? इनमें से वो कौन है जो ओजोन से ऑक्सीडाइज नहीं होगा? इसको बस ऐसे देखो, ये नहीं कि आपको ओजोन की सारी रिएक्शंस याद हैं तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अरे नहीं, हम चैप्टर कर रहे हैं रिडॉक्स, तो इसमें बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उनकी डेफिनेशंस को जरूर फॉलो करो। यस, व्हाट इज ओजोन? आपको पता है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन ओजोन से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो औरों को करते ऑक्सीडाइज, मतलब कौन इनमें से ऑक्सीडाइज एक तरीके से नहीं होगा, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। आपने बस ये देखना, के आई नेगेटिव है, क्या इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? यस, लूज करके ये आयोडीन बन सकता है, पॉजिटिव वाला आ सकता है, 3 पॉजिटिव आ सकता है, तो ये तो लूज कर सकता है। इसको छोड़ो, Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव है, बी वाली ऑप्शन में Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो क्या ये लूज कर सकता है? यस, लूज करके 3 पॉजिटिव बन सकता है ना। इसको भी छोड़ दो। KMnO4 देखो, Mn के ऊपर +7 चार्ज है। ठीक है बेटा, ये तो निकालना आता है ना कि कैसे हम चार्ज निकालते हैं, कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर -2, इसके ऊपर X+1 लिख के, है ना, इस तरह करके हम -14, सॉरी यहाँ पे 4 था ना, 8, तो X इक्वल टू +7 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब क्या ये और लूज कर सकता है? नहीं लूज कर सकता। स्टूडेंट्स, मैंगनीज जो होता है वो ग्रुप नंबर 7 का मेंबर है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होती है। ये +8 में या +9 में एग्जिस्ट नहीं करता, तो मतलब ये और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसमें मैंगनीज के ऊपर आप निकाल लेना, डी वाली ऑप्शन में मैंगनीज के ऊपर +7 चार्ज आएगा, +6 चार्ज आएगा, तो यस, ये लूज करके +7 बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। तो स्टूडेंट्स, आपको बात समझ में आई कि किस तरीके से आपको सोचना है। बस बेसिक सी बात है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जो हमने +1 के अंदर पीरियोडिक चैप्टर के अंदर पढ़ा था, है ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर। और उससे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो आपके सामने देखो, उससे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नाउ आगे कुछ बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 negative required per magnet ion required to oxidize
1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium. Okay. स्टूडेंट्स यहां पे आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे KMnO4 एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और किसी कंपाउंड को किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर आपको आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको ये रिमाइंड हो जाएगी, और नहीं पढ़ रखा तो आप इसको समझो, आपको ये याद करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में H2SO4 लिखेंगे एसिडिक मीडियम के लिए, पहले किस में कन्वर्ट होता है? K2SO4, K की रिएक्शन SO4 से कर दो, जो बनता है बना दो। MnSO4, फिर Mn की रिएक्शन SO4 से कर दो, जो बनता है बना दो। बेटा एक वाटर आएगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। ये रिएक्शन कंफर्म होती ही होती है एसिडिक मीडियम में KMnO4 की। आपको इतना पता होना चाहिए, फेरस KMnO4 एसिडिक मीडियम में फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सलेट मतलब एक तरीके से इट इज अ सॉल्ट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसको CO2 के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो मैं कैसे करता हूं। फेरस ऑक्सलेट इज लाइक दिस, FeC2O4, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बैलेंस। यहां पे O आएगा ही आएगा क्योंकि यही तो O उसे ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, मैं मीडियम को रिपीट कर रहा हूं। फेरस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक सल्फेट में, तो ये बन गया आपका फेरिक सल्फेट। और ऑक्सैलिक एसिड किस में हो जाएगा? CO2 में। यस, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन हो तो यहां वाटर जरूर लगाओ, हाइड्रोजन है तो वाटर पक्का लगेगा। ठीक है, हाँ, पहली रिएक्शन से हमें बेनिफिट हुआ कि क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो उसने O रिलीज किया और उसी O ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया फेरिक और CO2 में। अब बेटा पहले इक्वेशन को बैलेंस करो। पोटेशियम 2 मैंगनीज 2 ठीक है, सल्फर जो है आपका यहाँ पे 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। हाइड्रोजन कितना है? 6, तो हमने ये 6 कर दिया। ऑक्सीजन कितना है? 8 एंड 12 24, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे 5 आ गया। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। आयरन 2 ओके, कार्बन 4 ठीक है, देन सल्फर यहाँ पे कितने हैं? 3, तो सल्फर 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे 6 बना दिया। नाउ ऑक्सीजन 12 एंड 8 21, 12 एंड 8 यहाँ पे है 23, तो मुझे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। चेक कर लीजिए, यहाँ पे हो गए 12 8 एंड 23। ओके, इक्वेशन इज बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, दोनों की ना ऑक्सीजन आपस में सेम करने पड़ेंगे। इस सारी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और इसको 5 से। 3 से करोगे तो बेटा यहां पे आ जाएगा 6, हमें इसी की जरूरत है, बाकियों को करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 क्योंकि हमने देखना है कितने ऑक्सीलेट चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा 10। तो देखो 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितने चाहिए, तो आपको यहां दिख रहा है, इस रिएक्शन से हमें पता चला कि 10 मोल फेरस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 मोल KMnO4 की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 मोल फेरस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6/10 into 1 दैट इज 0.6, तो इसका आंसर रहेगा सी। नो डाउट एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप ये रिएक्शंस को लिख सको। नहीं नॉलेज थी तो आपने अभी देखा, मैं अभी ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। तो इसमें एक बात, फर्स्ट रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये उसका बेसिक कंसेप्ट है। सेकंड बात जो मैंने यहां पे लिखा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए कि फेरस फेरिक में ऑक्सलेट CO2 में कन्वर्ट होता है। फिर एक तरीका होता है रिएक्शन को लिखने का जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, आप इसको अपने आप से करके देखो, एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये भी कुछ वैसा सा ही क्वेश्चन है। कंसीडर द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद एसिडिफाइड मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन using dimethylamine as indicator, the number of moles of mohr salt required per mole of dichromate ion. सेम क्वेश्चन है,
अब की बार यहाँ पे जो दो केमिकल है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और मोहर सॉल्ट है। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। मोहर सॉल्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स, मोहर सॉल्ट होता तो है ये डॉट सम वाटर होते हैं। एक बात याद रखना, मोहर सॉल्ट में सिर्फ फेरस सल्फेट ही ऑक्सीडाइज होता है, अमोनियम सल्फेट एज इट इज रहता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको लिखो या ना लिखो एक ही बराबर बात होती है, ठीक है? तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। अब देखो पिछले क्वेश्चन की तरह, एसिडिक मीडियम है तो पहले आप एक मेन रिएक्शन लिखते हो। याद है मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर कैसे करवाया था? के की रिएक्शन SO4 से क्या बन जाएगा? K2SO4। Cr की रिएक्शन SO4 से Cr2SO4 थ्राइस, ये बन जाता है, इसका कलर ग्रीन होता है। एक वाटर आएगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन आएगी। ओके, मैं अमोनियम सल्फेट लिख ही नहीं रहा क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो कट जाएगा। तो ये फेरस सल्फेट किस में हो जाता है? अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, फेरिक सल्फेट में। यहां पे O आएगा ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? यहां ना ये जो मैंने लिखा है ना H2SO4, ये मीडियम को जो मैंने यहां पे रिपीट कर दिया, ये इसलिए करते हैं जब इक्वेशन बैलेंस ना हो रही हो, ठीक है? अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा ना तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। H आएगा तो बेटा वाटर जरूर लिखना है। तो मैं मेन कह रहा था इसको लिखना जरूरी नहीं होता, ये तब लिखा जाता है जब इक्वेशन बैलेंस ना हो रही हो, नीचे वाली इक्वेशन बैलेंस ना हो रही हो, ठीक है? ओके, अब इसे बैलेंस करो। पोटेशियम 2 2, क्रोमियम 2 2, सल्फर 3 और 1 4, तो इसलिए यहां पे 4 आ जाएगा। हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन 16 and 7 23, 12 and 4 16 and 4, तो यहां पे आ गया। ओके, इक्वेशन बैलेंस। नाउ इसको बैलेंस करते हैं। ओके, ये भी बैलेंस हो गई, आप चेक कर लेना, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अब क्या करें? ऑक्सीजन दोनों के सेम होने चाहिए, ऑक्सीजन सेम होने चाहिए ताकि जब उन्हें ऐड करें तो वो कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका 6 बन जाएगा। अब ये 3 3 कट जाएगा, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है। अब देखो यहां से पता चला कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोहर सॉल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट के 1 मोल के लिए मोहर सॉल्ट कितना चाहिए? 6 मोल्स चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डी, 1 मोल के लिए 6 मोल मोहर सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है।